प्रायश्चित। आखिर घर की मालकिन ने क्यों करवाई अपने बेटे की शादी अपने ही घर की एक नौकरानी की बेटी से? काव्या को अकेला छोड़कर वह क्यों चला गया विदेश? ऐसी क्या वजह थी कि पूरा परिवार धोखेबाज होने के बावजूद अंत में करने लगा अपने पापों की प्रायश्चित? तो चलिए जानने के लिए सुने ये कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। एक लड़की शहर के एक घर में पहुंची और उस दरवाजे की नेम प्लेट पर डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल लिखा हुआ देखकर वह चौंक गई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया और घंटी न बजाते हुए दरवाजा पीट रहा है? बड़बड़ाते हुए अनुराधा ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने साधारण कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हुई हो। अनुराधा ने पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है? इस पर उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे शर्मा जी से मिलना है। अनुराधा ने कहा, पर वो अब यहाँ नहीं रहते। 1 महीना पहले ही वे अपना घर मुझे बेचकर चले गए। लड़की ने घबराकर पूछा, चले गए? अरे अरे, कहाँ चले गए? अनुराधा ने कहा, वो तो ये घर बेचकर अपने बेटे के साथ अपने बहू के पास विदेश चले गए। यह सुनते ही वह लड़की जोर जोर से रोने लगी और चक्कर खाकर गिरने लगी। अनुराधा ने उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले जाकर उसे सोफे पर बैठाया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिसकियां भर भर कर रोए ही जा रही थी। अनुराधा ने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे बताओगी? लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहने लगी, मेरा नाम काव्या है। मैं और मेरी माँ शर्मा जी के यहाँ ही रहते थे। मेरी माँ शर्मा जी के यहाँ पूरे 30 सालों तक खाना बनाने का काम करती थी और उनके बेटे रोहन को भी संभालती थी, क्योंकि रोहन के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम यहाँ ऊपर सर्वेंट रूम में ही रहते थे। वे लोग बहुत अच्छे थे। हमें छत के साथ साथ 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए भी मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा रोहन, हम दोनों हम उम्र थे। रोहन इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता था और मैं एक छोटे सरकारी स्कूल में। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब माँ को काफ़ी कमज़ोरी होने लगी थी। वो पहले जितना काम नहीं कर पा रही थी, तो माँ का काम में मैं हाथ बटाने लगी। इसलिए मेरी पढ़ाई भी छूट गई और एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अब क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? रिश्तेदारों के नाम पर गांव में बस चाचा और चाची ही थे और मेरी चाची मुझे और मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी। मैंने सौम्या आंटी से पूछा,
कि क्या यहाँ काम कर सकती हूँ मैं। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे और मुझे एक केयर टेकर की ज़रूरत तो होगी ही। किसी और को रखने से अच्छा है कि मैं तुमको ही रहने दूँ। सौम्या आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ सालों के बाद रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और वह नौकरी करने विदेश चला गया। अब घर में हम 3 ही लोग थे। मुझे आश्रय के साथ साथ पैसे और खाना दोनों मिल रहा था। अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने का सोचा। खाली समय में पढ़ाई करती थी। इसी तरह 2 साल निकल गए। इसी बीच रोहन विदेश से सिर्फ 2 बार ही घर आया, पर इस बार रोहन को विदेश से आए पूरा 1 महीना हो गया और वह विदेश अब तक नहीं गया। एक दिन अचानक ही सौम्या आंटी ने मुझसे पूछा, काव्या बेटा, क्या तुम मेरी रोहन से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कैसे संभव है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर सौम्या आंटी ने कहा कि बेटा, मुझे रोहन के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाले और रोहन का भी ध्यान रख सके। इसलिए मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं लगा। और कहने लगी, कोई जल्दी नहीं है, सोच करके आराम से बता देना। इधर मेरे लिए ये फैसला लेना बहुत कठिन था, क्योंकि उनका ये प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था। पर मैं आंटी और रोहन को बचपन से जानती थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए यह एक सपने से कम नहीं था। मेरी और रोहन की शादी का दिन तय हो गया। सौम्या आंटी ने कहा, शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि कोई भी ये कहे कि नौकरानी को बहू रानी बना रही हैं। यह कहकर मजाक बनाए, जिससे किसी का भी दिल दुखे। देखते देखते शादी का दिन आ गया और मैं रोहन की पत्नी और इस घर की बहू बन गई। यह सपना सा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी। सब मेरा ध्यान रखते थे। रोहन भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से रोहन और सौम्या आंटी दोनों ही मुझे बच्चा जल्दी पैदा करने के लिए बोलने लगे और मैं शादी के 2 महीने बाद ही गर्भवती हो गई। सभी लोग बहुत ध्यान रखते थे। रोहन इस बीच 2-3 बार विदेश भी गया। मुझे बेटा हुआ, मैं बहुत खुश थी। पर अब घर में सबका व्यवहार बदल रहा था। रोहन भी अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और रोज लड़ाई करता था। रोहन का मूड खराब देख सौम्या आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से रोहन ने मुझसे कहा कि काव्या, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सौम्या आंटी भी कुछ नहीं बोली। साल भर में तलाक भी हो गया और मेरा बच्चा मुझे न देकर रोहन को ही दे दिया गया, क्योंकि मैं खुद का पेट पालने में असमर्थ थी। वैसे भी गरीब की सुनता ही कौन है। मुझे घर से जाने के लिए कह दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को छोड़ गांव अपने चाचा चाची के पास चली गई। गांव में भी चाची ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और कहा, कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। मैं अब और तुझे अपने पास नहीं रख सकती हूँ। मैं भी अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती थी। उसकी याद बार बार सताती थी कि मेरा वो बच्चा
अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। यह सोच सोच कर मैं बहुत बेचैन हो उठती। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार रोहन से बात कर लूं कि मुझे पत्नी के रूप में ना सही पर एक नौकरानी की तरह इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूं। बस इसीलिए ही मैं यहाँ रोहन से मिलने आई थी। उसकी बातें सुन अनुराधा की आंखें नम हो गई। फिर काव्या ने अपने सूटकेस में से एक फ़ोटो निकालकर अनुराधा को दिखाई। उस फोटो में काव्या, रोहन और उसका बेटा भानु थे। काव्या ने कहा, मेरे पास बस यही एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो में अपने बेटे को बार बार देखकर मुझे सुकून मिलता है। अनुराधा सोचने लगी, कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। इतने में काव्या उठ खड़ी होती है और कहती है, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अनुराधा उससे पूछती है, कहाँ जाओगी। इस पर काव्या कहती है, पता नहीं कि अभी कहाँ जाऊंगी मैं आंटी। अनुराधा कुछ सोचती है और कहती है, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाला और खाना बनाने वाला चाहिए। क्या तुम करोगी। काव्या कुछ देर तक अनुराधा जी को कृतज्ञता भरी नज़रों से देखती रही और फिर उन्हें धन्यवाद कहते हुए काम के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। अब काव्या भी अनुराधा के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अनुराधा ने अस्पताल के रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम रोहन शर्मा बताते हुए सुना। अनुराधा ने जब रोहन को देखा तो वह पहचान गई कि यह तो वही है, शर्मा जी का बेटा, जिसने अपना घर मुझे बेचा था। यह देखकर वह रोहन के पास गई और बातें करने लगी और पूछा कि तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे ना, तो अब यहाँ कैसे। इस पर रोहन ने कहा कि अब हम वापस यहाँ इसी शहर में आ गए हैं और दूसरा घर भी खरीद लिया है। फिर अनुराधा रोहन को उसके परिवार के साथ अगले दिन शाम को खाने पर आने के लिए कहती है। रोहन भी कहता है, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, बहुत दिन हो गए घर देखे हुए, बहुत सी यादें जुड़ी हैं ना उस घर से। अनुराधा ने घर आने के बाद काव्या से कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छा खाना बना लेना। अगले दिन शाम को रोहन और उसका परिवार आया। अनुराधा ने उन्हें बैठने के लिए कहा। इतने में शर्मा जी घर देखकर कहते हैं कि आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत दिन हो गए इस घर को देखे। फिर अनुराधा ने आवाज़ लगाई, काव्या जरा पानी लेकर आना। तो काव्या का नाम सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में काव्या पानी लेकर आती है और उन्हें देखकर वह चौंक जाती है। अपने बेटे की तरफ देखकर वह दौड़कर उसके गले लगा लेती है और बहुत रोती है। अनुराधा ने काव्या को चुप कराया और उन सबको गुस्से से देखकर कहा, आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का हिस्सा थी, उसको उसके बच्चे से दूर रख दिया। शर्म नहीं आप लोगों को आई। क्यों शर्मा जी, आप तो बहुत समझदार हैं। काव्या पूछती है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कुछ देर सब चुप रहते हैं। फिर रोहन कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा काव्या। काव्या कहती है, मैंने ये नहीं पूछा रोहन, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रोहन बताता है कि मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में ही काम करने वाली विदेशी लड़की जैमिनी से हुई। मैं और जैमिनी एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर जब घर में बताया तो माँ पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने जैमिनी से
वहीं पर शादी कर ली। पर मैंने घर पर मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला कि जैमिनी माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और बाद में मेरे और जैमिनी के बीच अनबन भी शुरू हो गई और हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो मेरे यहाँ आने के बाद मैं बहुत गुमसुम सा रहता था, क्योंकि मैं घर पर ये सब बातें बता नहीं पा रहा था। एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और काव्या से शादी करने के लिए कहा। मैं मान गया। अब मैंने सोचा कि मैं कभी विदेश नहीं जाऊंगा और यहीं नौकरी ढूंढूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सोचने लगा। पर शादी के कुछ समय बाद अचानक जैमिनी का फ़ोन आया और बोली कि तुमने यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ दी। वो मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। मेरा झुकाव फिर जैमिनी की तरफ बढ़ने लगा। भानु के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर काव्या से झगड़ा करने लगा और मम्मी पापा को भी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ करने लगा, ताकि मैं जैमिनी के पास फिर से जा सकूं। और फिर तुमसे मैंने तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तलाक के बाद भानु मेरे पास ही रहेगा और मुझे जैमिनी के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम्हें तलाक देकर मम्मी पापा और भानु तीनों को लेकर विदेश चला गया। तब काव्या ने कहा कि सौम्या आंटी, आप तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थी ना, फिर आपने रोहन का साथ क्यों दिया। सौम्या ने कहा कि जब रोहन विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया तो बड़ा ही गुमसुम सा लगा। तब हमने सोचा कि कोई अच्छी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते हैं, जिससे ये उस जैमिनी को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीरें दिखाई, पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब भी मैंने रोहन को तुझसे बात करते देखा तो लगा कि तुझसे बात करके रोहन बहुत खुश रहता है और तू भी रोहन को बचपन से ही जानती है और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसलिए मैंने तेरी शादी रोहन से करवा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी बेटा कि रोहन पहले से ही जैमिनी से शादी कर चुका है। पर भानु के पैदा होने के कुछ दिनों बाद रोहन बहुत परेशान रहने लगा। तो एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर बात भी करते सुना कि मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। फिर मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद रोहन ने मुझे बताया कि वह जैमिनी से पहले ही शादी कर चुका था और वो आप वापस अब फिर से जैमिनी के पास भानु को लेकर जाना चाहता है और जैमिनी भी ये सारी बातें जानती है। हमने रोहन को बहुत समझाया पर वह नहीं माना और उसने हमसे कहा कि तलाक के बाद वह भानु को लेकर विदेश चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा और हमें भी अपने साथ चलने को कहने लगा। हमने बहुत सोचा कि हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए हमने न चाहते हुए भी रोहन का साथ दिया और उसके साथ विदेश चले गए। और ये कहते कहते वे काव्या से माफ़ी मांगने लगी। तभी डॉक्टर अनुराधा को शक हुआ और उन्होंने पूछा कि आप सब विदेश से वापस यहाँ क्यों आए और जैमिनी कहाँ है और रोहन काव्या को क्यों ढूंढ रहा था। रोहन ने बताया कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हम लोग जैमिनी के घर पर ही रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला। फिर मम्मी पापा
और भानु के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और कहने लगी कि वह अब इन सब के साथ नहीं रहना चाहती और इन्हें अब नहीं झेल सकती। जैमिनी अब अधिकतर घर पर पार्टियां करने लगी। उसे हम सब से कोई मतलब नहीं था। भानु पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब जैमिनी से मैंने इस बारे में बात की तो वह बिगड़ गई और कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ पर ही आ गए, क्योंकि वहाँ पर घर किराए से लेना बहुत महंगा पड़ रहा था और अब वहाँ रहने से नौकरी के अलावा कोई मकसद भी नहीं था। यहाँ आकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि तुम्हारे गांव चाचा चाची के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता ही नहीं था कि तुम कहाँ हो। हम सबको माफ़ कर दो काव्या और अपने घर चलो। काव्या कहती है, घर? कौन सा घर? जिसने मुझे धोखा दिया, अपने बच्चे से दूर रखा, और चुप हो जाती है। तब अनुराधा कहती है, काव्या, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है। उसे माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। चली जाओ ना प्लीज़, अपने भानु की खातिर। कुछ देर सोचने के बाद काव्या ने कहा, ठीक है, पर मैं उस घर में एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फ़र्ज़ निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर है तो चलने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही शर्मा जी ने कहा, बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ कर दो ना। अब से तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम चलो। अनुराधा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहती है, जाओ काव्या अपने बेटे के साथ, और ये घर भी तुम्हारा ही है। जब भी तुम्हारा मन करे आ जाना। दोस्तों, रोहन ने काव्या और भानु के साथ जो कुछ भी किया, क्या वह उचित था? सौम्या जी और अनुराधा जी को आप किस तरीके से देखते हैं? काव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उसने जो निर्णय लिया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और कमेंट्स ज़रूर करके बताया करिए दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं और आगे आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़कर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।